आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम, और चुनावी संग्राम बेहद खास इसलिए क्योंकि कई दल इस वक्त अपने चुनावी संग्राम में ताल ठोक रहे हैं। बात अगर खासकर क्रांति के शहर मेरठ की करें तो मेरठ का ये वो शहर है जिसे क्रांति का शहर कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि यहाँ की 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो तय करती हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। जी हां, मेरठ शहर की बात कर लीजिए, मेरठ कैंट सीट की बात कर लीजिए, मेरठ दक्षिण सीट, हस्तिनापुर की सीट हो, या फिर सरदरा, किठौर, सिवाल खास सीट हो। जी हां, ये 7 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और इसमें इस साल 2022 के इस चुनाव में कितना बड़ा एक चुनावी समीकरण, या फिर ये कहें कि दलों के बीच इस वक्त कितनी चुनौती देखी जा रही है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम इस खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कहता है मेरठ का चुनावी गणित। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता हेम भट्ट, साथ ही हमारे साथ जो मौजूद है जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता भी। चलिए सबसे पहले रुक करें, हेम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्रांति का शहर मेरठ हर बार जब भी चुनाव हुआ बेहद दिलचस्प चुनाव, हालांकि 2017 की अगर बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि 6 सीटों पर जहां बीजेपी जीती, वहीं एक मेरठ शहर सीट की अगर बात करें तो वहां सपा ने जीत हासिल की। रफीक अंसारी वो चेहरा बनकर आए जिन्होंने सपा को यहां जीत दिलाई। इस बार का चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, क्या लग रहा है कि क्या इस बार बीजेपी अपने मेरठ के इस गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए योगेश, बिल्कुल चुनाव 10 तारीख को होना है, और पहले चरण के तहत जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें चुनाव के लिए हैं, और वोटिंग होने जा रही है 10 तारीख को। 58 सीटों पर आप सोचिए कि इलेक्शन होने वाला है 10 तारीख को, और 71 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फैसला जनता ईवीएम में कैद कर देगी 10 तारीख को। और मेरठ जिले की आज हम अगर बात कर रहे हैं तो मेरठ वो जिला है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है, खांटी प्रदेश इसे माना जाता है पूरे इलाके को। और वो 7 सीटें, क्या होने जा रहा है इस बार उन 7 सीटों पर, जहां भाजपा की लहर हम देखते आ रहे हैं 2014, 2019 और उसके बाद 17, मेरठ एक तरफ से भगवा होता हुआ दिखाई दिया है। इस बार क्या होने वाला है, चर्चा के लिए आज हमारे जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ख़ास तौर पर मैं उनका परिचय अपने दर्शकों से इस रूप में कराऊंगा, क्योंकि हमारे लिए ख़ास इसलिए मेरठ में पैदा हुए हैं, वहाँ की गलियों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारे तक, सत्ता तक सब कुछ की नज़र रखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, भांपते हैं। तो इसलिए आज हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर मेहमान नितिन गुप्ता जी इस समय हमारे साथ। सर आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल कार्यक्रम में मेरे को जगह दी, मेरे को मौका दिया। बिल्कुल, इसलिए भी सर आपको देनी बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि अगर मेरठ की राजनीति को समझना है तो रंग पहले हमें पता चल जाता है नितिन जी से, इसलिए आज हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या होने जा रहा है सर? 7 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 10 तारीख को इलेक्शन है। देखिए, सबसे पहले मेरठ की धरती की बात करूं। मेरठ की धरती जो है ऐतिहासिक धरती है। रावण की ससुराल कहा जाता है, तो मेरठ में रावण की ससुराल है, ठीक है। और जो हमारा पश्चिमी यूपी है, मेरठ एनसीआर में आता है, दिल्ली से कनेक्टेड है। आप शायद मेरठ जब गए, हम लोग मेरठ दौरे पे, आपने देखा होगा रैपिड रेल की भी शुरुआत तो हो गई है ना, हाईवे भी टच हो गए। तो मेरठ दिल्ली से कनेक्टेड है, और दिल्ली की धड़कन एक तरह से कहीं ना कहीं नब्ज मेरठ से जुड़ती है। अच्छा, मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में सबसे पहले कैंट विधानसभा की हम बात करते हैं। मेरठ कैंट विधानसभा पे जो इस समय प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी से चुन के वो विधानसभा में भी गए, विधायक बने। अच्छा, होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी कुछ साल पहले छोड़ते हैं। मुझे याद है 2017 का दौर था, और अमित अग्रवाल का नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में था, पर उनका टिकट ना होते हुए सत्यप्रकाश अग्रवाल को टिकट दिया गया, और उनका टिकट कटा। पर अगले दिन ही उन्हें प्रभारी बनाया मुरादाबाद मंडल का। और मुझे आज भी याद है, सुबह 7 बजे वो 2-3 गाड़ियाँ लेकर मुरादाबाद अपने काम पे निकल गए थे। तो उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने मतलब पार्टी के लिए काम किया, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन्हें 2022 में हुआ, और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। और मैं कैंट विधानसभा की बात, शुरुआत हम कैंट विधानसभा से करते हैं। तो कैंट विधानसभा बनियाबहुल क्षेत्र सीट है, और बीजेपी का दबदबा हमेशा से कैंट विधानसभा पे रहा। पंजाबी भी बड़ी संख्या में, पर कहीं ना कहीं वैश्य समाज का एक दबदबा है, व्यापारियों का, वैश्य समाज का।
और लोग कहीं ना कहीं फूल से जुड़े हुए हैं वहाँ। तो इस बार जो मुकाबला है वो है, अमित शर्मा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मनीषा इलाहाबाद आरएलडी और गठबंधन की वो प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी हैं काजला। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर कैंट विधानसभा की बात करें तो अमित अग्रवाल क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आसानी से वो चुनाव जीतेंगे। सबसे आसान सीट अगर 7 विधानसभाओं में बात करें तो कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा सीट है बीजेपी के लिए। 1989 से लगातार भाजपा रही भी है। हाँ, लगातार भाजपा रही। 4 बार सत्यप्रकाश अग्रवाल बीजेपी के विधायक रहे, 20 सालों से वो विधायक थे। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका टिकट शायद कटा, पर कहीं ना कहीं अमित अग्रवाल प्रबल दावेदार थे और भाजपा का एक अच्छा फैसला था। अमित अग्रवाल को कैंडिडेट बनाना एक अच्छा फैसला था। और सबसे आसान सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सबसे आसान सीट 7 विधानसभाओं में कैंट विधानसभा है, ईजिली आराम से वो जीत जाएगी। महिला प्रत्याशी हैं सामने सपा आरएलडी गठबंधन का, आपको लगता है कि ये कोई फैक्टर काम करेगा? देखिए, वो महिला प्रत्याशी क्या है, ना तो उन्हें उससे पहले कोई जानता था कैंट विधानसभा क्षेत्र में, और ना वो ज़मीन से जुड़ी थी। एक तरह से उन्हें कहा जा रहा है वो पैराशूट कैंडिडेट है आरएलडी और समाजवादी की। वहीं परविंदर सिंह ईशू थे समाजवादी के। अगर वो कैंडिडेट बन के आते आरएलडी के और समाजवादी के तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क पैदा करते, पंजाबी समाज का वोट भी लेके जाते, तो थोड़ा सा टिपिकल होता। पर आराम से बहुत ईजिली भाजपा को फ़ायदा मिलता जा रहा है कैंट विधानसभा सीट पर। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने क्या करा कि जो कैंडिडेट, एक तरह से मैं कहूँगा पॉलिटिकल सोसाइटी में पहले भी कह चुका, मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 2012 का चुनाव था, सुनील वाधवा लड़े थे और उन्होंने फाइट दी थी, पर बसपा ने अपने कोर कार्यकर्ता को उस सीट से नहीं उतारा जो दावेदार होना चाहिए था। तो भाजपा को फायदा है। अमित अग्रवाल ये आप कह रहे हैं सर कि बसपा ने वॉकओवर दे दिया? कहीं ना कहीं आप देखो ना, सारी लिस्ट उठाओ, कहीं ना कहीं सारी लिस्ट जब आप उठाओगे ना कहीं वॉकओवर तो है। दक्षिण से हाजी याकूब के बेटे थे, वो टिकट मांग रहे थे, प्रबल दावेदार भी थे, टिकट मिलना भी चाहिए था और फाइट भी देते, पर उनका टिकट काट दिया गया। और याकूब और परिवार ऐसा परिवार है जो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, कहीं ना कहीं वो बसपा से दावेदारी करते हैं, चाहे सरदना हो चाहे दक्षिण हो, और चुनाव भी अगर हारते हैं तो लड़के हारते हैं। मतलब एक प्रबल दावेदार थे वो लोग। अब उनका टिकट क्यों काटा ये तो पार्टी जाने। बट इस सीट की बात करें, कैंट सीट पे अमित अग्रवाल आराम से इजीली ये सीट निकाल देंगे। नितिन जी, एक चीज़ हमने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी है, आप तो करीब से नज़र रखते हैं, बसपा मायावती जैसी बात अभी आपने कही, तो क्या इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हालांकि कल 2 दिन से हम देख रहे हैं मायावती बाहर निकल रही हैं, तो वो एक तरह से वॉकओवर दिया, इसका कारण क्या है? देखिए, वॉकओवर देने का कारण कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीबीआई और ईडी की जांचें जो बैठी हुई हैं, और आनंद कहीं ना कहीं उसमें दोषी भी हैं, पर उन मामलों को दबा दिया गया, बचा लिया गया, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है। तो बीजेपी का एक डर जो मुझे लगता है, मुझे क्या, बहुत से लोग पार्टी के हैं जो ऑफ कैमरा हमारी बात हुई, बट वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं, पर वॉकओवर देने का कारण एक डर भी कह सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मई जून में उपराष्ट्रपति के चुनाव है, तो भाजपा और इनकी सेटिंग चल रही है आपस में, तो सीधा वॉकओवर देने का फ़ायदा कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी को फ़ायदा मिले और मई जून में उपराष्ट्रपति बहन कुमारी मायावती। ये आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है जय भारत टीवी पर। ये नहीं, ऐसा है ना, जो लोग कैमरे पे आके नहीं बोल सकते, बहुत लोगों से, जैसे मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ भी चर्चाएं थी इस बारे में, है ना, और मैं पार्टी के बसपा से, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बसपा के लोगों से जुड़ा हूँ पुराने टाइम से, तो ऑफ कैमरा कोई नहीं कहता, पर ये चीज़ें हैं और काफ़ी जांचें, ईडी जांच है, सीबीआई जांच है। भाई हैं इनके आनंद जी भी कहीं ना कहीं अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो भी बीजेपी में नहीं थे, जो भी घोटालों में शामिल थे, कहीं ना कहीं उन पे एक तरह से शिकंजा कसा गया। पर आनंद और बहन कुमारी मायावती को कहीं ना कहीं एक वॉकओवर दिया, बीजेपी ने बचाने की कोशिश करी, तो इसका डमी कैंडिडेट उतारने का सीधा फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। चलिए वापस लौटते हैं मेरठ की राजनीति में। अब हम एक सीट की बात कर रहे हैं, मेरठ शहर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार वहाँ पर 4 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार उनके शागिर्द हैं कमल दत्त शर्मा, वो मैदान में हैं। क्या देखते हैं? और विधायक जो अंसारी हैं वो इस समय मैदान में हैं, पिछली बार चुनाव जीते थे। अब आपको क्या लग रहा है गणित मेरठ से? मेरठ शहर से सिटिंग विधायक हैं समाजवादी और आरएलडी के रफ़ीक अंसारी,
जिन्होंने पिछला चुनाव जीता, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराना एक बड़ी बात थी, क्योंकि 17 में लहर थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मैं बात करूं, वो 4 बार विधायक रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की इमेज थी, वो स्कूटर से चलते थे और वो लोगों से इतने कनेक्टेड थे, स्कूटर पे ही चलते थे। और अभी भी जब 17 वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं एक दिन जा रहा था, मैंने देखा वो स्कूटर से ही आज भी चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष स्कूटर से चल रहा था, तो वो लोगों से कनेक्टेड थे। उसके बाद भी 17 में लहर थी भाजपा की, पर वो कहीं ना कहीं वो सीट हार गए। 7 सीटों में से केवल एक ही सीट शहर सीट हार गई थी। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये भी था कि 17 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार था, वो मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कैंडिडेट थे, और उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला। क्योंकि क्या मुस्लिमों ने भी देखा, जो सीट जीत रहा है, सीधा वोट डाइवर्ट उस तरफ कर दिया। अच्छा, वर्तमान में अब क्या है, कमल दत्त शर्मा है, मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं। तो कमल दत्त शर्मा भी कि आपने कहा वो शिष्य हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के। अच्छा, आदतें उनकी भी ऐसी हैं, लोगों से जुड़ने की। मैं उनके घर कई बार जाता हूं, तो उनके घर पे सुबह से ही, ना तो वो विधायक थे, बीच में उन पे पार्टी में कोई पद भी नहीं था, पर उनके यहाँ सुबह सुबह जनता दरबार लगता है, और उस जनता दरबार में डेली 200-250 लोग आते हैं। और मैंने उनसे पूछा, उनके भाई से, सोनू दत्त शर्मा उनके भाई हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतने लोग आते हैं चाय पानी, तो उनकी वाइफ खुद चाय बनाती हैं, और इतने लोग रोज़ आते हैं और रोज़ चाय पीते हैं, और जितने लोग आते हैं उतने ही लोगों के लिए वो खड़े हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी, मैंने उनके व्यक्तिगत में देखा, केवल वहाँ हिंदू नहीं था, वहाँ मुसलमान भी था, वहाँ गाँव देहात का क्षेत्र भी था, और ना केवल वो मतलब मेरठ शहर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरठ शहर के लोग नहीं आते थे उन पे मेरठ ज़िले के लोग आते थे। जो 7 विधानसभाओं के अलावा कुछ लोग मुजफ्फरनगर से आते थे, वो बताते थे कि डीएम मतलब अपनी शिकायतें बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर, तो ना तो वो विधायक थे और ना उन पे पार्टी में कोई ऐसा पद था कि, पर वो लोगों के लिए जो खड़ा होना, मतलब अब से नहीं, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैं उनके यहाँ देखता हूँ कि रोज़ाना 200-250 लोगों की भीड़ आती है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब कमल दत्त शर्मा को फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो फूल के निशान से हैं, वो भाजपा से लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरा ये, जो लोग उन्होंने कमाए इतने सालों में, वो कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़े लोग होंगे। तो आज कमल दत्त शर्मा अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, वो लोग जो 200 और 250 लोग रोज़ाना उनके यहाँ आते थे, एक घर में 3 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर होंगे, उनके पड़ोसी होंगे, तो कहीं ना कहीं जब उनकी समस्याएं हल हो रही थी, कमल दत्त शर्मा जाके हल कर रहे थे, मौके पे जाकर रात बेरात खड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं कमल दत्त शर्मा को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, रफ़ीक अंसारी हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो मेरठ शहर के उन इलाकों में जाना पसंद नहीं करते जहाँ हिंदू रहते हैं। अच्छा, कमल दत्त शर्मा क्या है, कमल दत्त शर्मा वहाँ तक पहुँच रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, कमल दत्त शर्मा वहाँ तक अपनी पैठ बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इस सीट की फ़ाइट है, वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। जो अन्य 2 पार्टियाँ वो आपस में लड़ रही हैं, कांग्रेस और आपका बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस से रंजन शर्मा एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको लगता है उतारा गया हिंदू कैंडिडेट, इधर चूँकि असदुद्दीन ओवैसी का भी एक माहौल बन रहा है, तो इसका क्या? देखिए, रंजन शर्मा पार्षद थे, है ना, अभी क्या है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जो अब राजनीति में इस तरह के स्टेटमेंट है कि आम बात हो गई, पर वो स्टेटमेंट खराब स्टेटमेंट था। इस तरह की हल्की बात राजनीति में नहीं करनी चाहिए, कबर खोदी। हाँ, ये बड़ी हल्की बात कही। देखिए, मैं बताऊं, अगर मेरठ शहर सीट की बात करें, ये लोग आपस में, रंजन शर्मा और बसपा और AIM आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो मेन लड़ाई है, नेक टू नेक लड़ाई है, ये आसानी से भाजपा के खाते में नहीं आ सकती, क्योंकि सिटिंग विधायक है रफ़ीक अंसारी की जो पैठ कह सकते हैं जिसे, मुसलमानों में अच्छी है। और आप ये देखिए, कट्टरवाद इतना है कि वो मुस्लिम इलाकों में ही घूम रहे हैं, हिंदू इलाकों में आके अपनी कन्विंसिंग तक नहीं कर रहे। तो इसका नुकसान भी उन्हें होगा, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होगा कि मुस्लिम वोट उन्हें सीधा मिलेगा। बट कमल दत्त शर्मा का प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने न केवल हिंदुओं को अपने से जोड़ा, मुसलमानों में भी उनकी पैठ है, मुसलमान इलाकों में जा रहे हैं, हिंदू इलाकों में जा रहे हैं, उन्होंने सबका सम्मान कर रहे हैं, सब लोगों के बीच जा रहे हैं। और उन्होंने इतने सालों में इतने लोग कमा लिए कि मतलब एक अच्छी फाइट वो दे रहे हैं। और शायद भाजपा ये
सीट भी निकाल ले, क्योंकि कमलदर शर्मा आक्रामक छवि के नेता है ना। कई बार उनकी वो कट्टर हिंदूवादी है, पर साथ साथ अगर कोई मुसलमान उनके द्वार पे जा रहा है तो उसकी मदद, उसका सम्मान भी करते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। क्योंकि मैंने उनके 2 इंटरव्यू करे, मैं सुबह भी गया उनके घर, रात को भी गया, मैंने देखा और कहीं ना कहीं वो मेरे एक संबंध है उनसे, और व्यक्तिगत रूप में अच्छे आदमी हैं कमलदर शर्मा हैं, अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, दिन रात नहीं देखते, सब समाज का सम्मान करना जानते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल मेरा योगेश जी की तरफ से आ रहा है। योगेश आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था। मेरठ शहर एक कहा जाता है कि ये मेरठ शहर का जो दिल माना जाता है, और राजनीति क्या होने जा रही है अगली 6 सीटों पर, यहाँ से भी ये तय हो सकता है। एक प्रश्न, जिस तरीके से बयानबाजी की बात नितिन जी कर रहे थे, एक प्रश्न ये बनता है, जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि रफीक अंसारी एक ऐसा चेहरा है जो कुछ कम इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं इस वक्त, उन इलाकों में नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था। इसी बीच उनका एक ऑडियो भी, एक वीडियो वायरल होता है जिसपे वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि 5 साल से हिंदू गर्दी जारी है। तो क्या माना जाए कि इस बयान का असर भी इस चुनाव में पड़ने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सवाल लेता हूँ। बेहद अहम सवाल हमारे स्टूडियो से आया है योगेश जी का। वो कह रहे हैं कि अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें, जैसे आपने बताया, कि वो केवल हिंदू इलाकों को छोड़कर केवल मुस्लिमों तक अपना प्रचार कर रहे हैं। हिंदू गर्दी चल रही है मेरठ में, ये बयान उनका आया था। आपको लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण होता है, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण कहीं होता है तो मेरठ में होता है, वो इस बार होने वाला है? नहीं, वो मेरठ में नहीं होता, वो पश्चिमी यूपी के इलाकों में और पूरे यूपी में होता है। कहीं ना कहीं आप देखो कि 2019 का चुनाव में आपने कब्रिस्तान, शमशान, राम रहीम, देखिए वहाँ जो राजनीति है, उत्तराखंड की हम राजनीति की बात करें, कहीं ना कहीं सॉफ्ट राजनीति है, और उत्तर प्रदेश हार्ड हिटिंग राजनीति के लिए जाना जाता है। चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अछूता कोई नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए सब तैयार हैं। अपने हिसाब से, अपनी सीट के हिसाब से नेता बड़े मॉडिफाइड हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। बयान भी देखभाल के दिया जाता है कि कहाँ अपना फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें मेरठ शहर की सीट की, तो वो हिंदू गर्दी वाला जो बयान दिया गया, अगर वो दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि मुसलमान वोट डाइवर्ट AIM की तरफ ना हो, बसपा की तरफ ना हो, सीधा सीधा समाजवादी को मिले। और कहीं ना कहीं जो मैं इतने लोगों से मिला, जा रहे थे, हम लोगों ने, हम लगभग 8-9 दिन हम लोगों ने दौरा किया यूपी का, जो क्योंकि पूरा यूपी कवर करना आसान नहीं था, पर हमने पश्चिमी यूपी में जितने भी दिन रहे तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा, मुसलमानों की जो विचारधारा है वो ये है, जो जीत रहा है उसको वोट दे दो, है ना। क्योंकि एंटी भाजपा के अगेंस्ट तो है ही। ये ट्रेंड सर आपको पहली बार दिख रहा है यूपी में, जब मुस्लिम कह रहा है कि जो जीत रहा है हम उसे वोट देंगे? नहीं, ये 2014 के बाद 17 में भी गया, 19 में भी गया और 22 में भी वही ट्रेंड है। ऐसा नहीं है, ये तीसरा चुनाव है। इससे पहले एक विधानसभा 17 का, लोकसभा 19 का और अब 22 का ये चुनाव है। तो अब मैं अगली एक सीट की बात कर रहा हूँ जो मेरठ साउथ है। 2008 में परिसमन हुआ, नई सीट बनी मेरठ साउथ। आपको क्या लग रहा है इस बार मेरठ साउथ का क्या रहेगा नतीजा? क्या भाजपा अपनी जीत दोहरा पाएगी वहाँ पर, या सपा गठबंधन वहाँ पर आपको मजबूत होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस सीट में बसपा भी कहीं ना कहीं टक्कर में रहती है। नहीं, बसपा बिल्कुल आपने ठीक कहा, बसपा टक्कर में रहती है, पर बसपा, जैसे हमने शुरुआत में कहा, बसपा के डमी कैंडिडेट हैं, ठीक है। और ना केवल वो पश्चिमी यूपी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट आई है, वो ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब पहले ही हार मान चुकी है पॉलिटिकल सोसाइटी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ उस वर्ड को, पॉलिटिकल सोसाइटी बसपा ने अपना कर लिया। अच्छा, दक्षिण में आपने कहा कि बसपा कहीं ना कहीं फाइट में रहती है, बसपा फाइट में रहती है। मैंने आपसे जिक्र करा कि इन्होंने जो प्रबल दावेदार थे, मैंने इससे पहले ही जिक्र करा, प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला, ठीक है। कोई नई दावेदार आए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ की हम बात करें, अब की बार क्या होगा, दक्षिण विधानसभा का चुनाव भी बड़ा रोचक होगा। सुमिंदर तोमर सिटिंग विधायक हैं और मजबूत हैं, यंग हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों ने पसंद भी करते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। तो इस बार क्या है, वहाँ पे सैफी वोट जो है दक्षिण में, सैफी वोट चुनाव को पलट देता है। जैसे पिछली बार का चुनाव था, पिछली बार लगभग RLD के कैंडिडेट थे, कुछ सैफी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उन्हें 60-65 हज़ार सैफी वोट मिल गया था, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा मिला। अब ये चुनाव जो है, इसमें भी कांग्रेस ने एक सैफी कैंडिडेट को खड़ा किया है, सैफी कैंडिडेट है, और अब सारा दारोमदार कह सकते हैं सैफी वोट पे है। अगर सैफी RLD और समाजवादी पे आ जाता है
तो सुमिंदर तोमर के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और यहाँ भी फाइट है, क्योंकि आदिल चौधरी की एक इमेज अच्छी है। आदिल चौधरी समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों में रहे और एक साफ छवि के नेता भी कह सकते हैं। छवि उनकी साफ है, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट है। साउथ में आप कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट सपा गठबंधन और बीजेपी में? हाँ, मुकाबला शहर में भी समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला है, पर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट थोड़ा सा कमलदास शर्मा को ये है कि कमलदास शर्मा सर्व समाज से जुड़े हैं, लोगों के बीच हैं, हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए सभी इलाकों में जा रहे हैं। चाहे उनकी छवि हिंदू वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उनके द्वार पे अगर मदद के लिए कोई आता है तो वो उसकी भी मदद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति समाज का हो। और दक्षिण विधानसभा की बात करें तो दक्षिण में अगर फाइट की बात करें तो भाजपा और समाजवादी आरएलडी की फाइट है। अब सारा इसमें यह है, सैफी समाज, जो कांग्रेस ने सैफी समाज को टिकट दिया वो कहीं ना कहीं नुकसान कहीं ना कहीं देगा, तो समाजवादी आरएलडी को देगा, गठबंधन को डैमेज करेगा। एक सीट है सर अब दूसरी जिसपे बेहद ऐतिहासिक नाम है हस्तिनापुर। कभी महाभारत काल से उसका जिक्र जुड़ा, अभी आपने कहा कि रावण की ससुराल भी है, तो एक ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास रहा है मेरठ का। हस्तिनापुर के लिए कहा जाता है जिसने हस्तिनापुर जीत लिया उस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? जो हस्तिनापुर जीतेगा, क्योंकि वो मिथन आज तक टूट नहीं पाया। और हस्तिनापुर आप कभी गए? जा पाया कभी नहीं, आप नहीं गए। मैं हस्तिनापुर की बात बताता हूँ। हस्तिनापुर जैनियों के मंदिर हैं, वहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर हैं और पांडव जो थे उनकी गुफाएं हैं। आज भी ये कहते हैं वहाँ सोना, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी घटनाएं सामने आई कि हस्तिनापुर में खेतों में सोना मिला और जो किसान थे वो रातों रात रहीस हो गए। सोने के मटके जो पहले हम सुना करते थे, तो आज भी वहाँ इतना सोना उसकी धरती पे बताया जाता है हस्तिनापुर की। तो कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, सोने के सिक्के और ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब चुनाव की बात करते हैं। योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, आरएलडी गठबंधन से चुनाव लड़े हैं। योगेश वर्मा बसपा से विधायक रहे और दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। बसपा से 2 बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, फिर वापसी करा। निर्दलीय भी चुनाव लड़े, बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा निर्दलीय भी उन्होंने। और महापौर भी उनकी पत्नी शायद सुनीता वर्मा महापौर है, उनकी जो पत्नी है बसपा से जीती थी। उसके बाद जब बसपा से इन्हें निष्कासित कर दिया गया, इनकी वाइफ को और इनको, तो ये समाजवादी में आ गया, समाजवादी से टिकट लिया और मजबूत दावेदार हैं। और क्योंकि दिनेश खटीक इनके सामने है, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं भाजपा के। आखिरी समय में कोटे में शामिल किया वो, क्योंकि उस क्या कहते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, उस समाज को कहीं ना कहीं खुश करना। और क्योंकि प्रभाव उस एक सीट का नहीं था, पश्चिमी यूपी की कई सीटों का था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ, शहर से अलग गांव के जो इलाके हैं, चाहे वो सिवाल खास हुआ, चाहे वो आपका हस्तिनापुर हुआ, आपका दक्षिण भी कह सकते हैं, किठौर भी कह सकते हैं, है ना, ये सब इलाके कहीं ना कहीं किसान भी इन इलाकों से जुड़े हैं, ग्रामीण जुड़े हैं। अच्छा, शहर में क्या है, जो किसानों का मामला था वो कहीं ना कहीं इतना फ़र्क नहीं देता, पर ये जो ग्रामीण इलाके हैं इन इलाकों में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आरएलडी और समाजवादी का साथ आना एक फ़ायदा देता है दोनों को, क्योंकि अजीत सिंह का जाना, जैन चौधरी का लाठी खाना। अच्छा, जैन चौधरी की इमेज लोग देखते हैं उनके दादा में, उनके दादा चौधरी चरण सिंह में उनकी इमेज देखते हैं, क्योंकि जैन चौधरी क्या होता है, भाषणों के दौरान नीचे जाके बैठ जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। अच्छा, बुरा भी हुआ उनके साथ, आपने देखा होगा, पूरी देश ने देखा कि उन पे लाठियां बरसाई गई। फिर कोरोना काल था, अजीत सिंह का जाना और किसान आंदोलन, तो ये तीनों चीज़ें, और चौथा इनका व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ना जैन चौधरी का, क्योंकि लोग ग्रामीण ये भी कहते हैं कि जैन चौधरी ज़मीन से जुड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं अपने दादा की, छवि दिखाई देती है उनमें। तो ये चारों फैक्टर आरएलडी और समाजवादी को एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। तो जितनी भी जैसे किठौर की बात कर रहे हैं हम, सिवाल खास की बात कर रहे हैं, हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं, यहाँ से ग्रामीण जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जाएगा आरएलडी और समाजवादी के कैंडिडेट को, क्योंकि लोग वो तस्वीरें नहीं भूल पाए। देश ने देखी वो तस्वीरें जब आंदोलन के दौरान जैन चौधरी पे लाठियां बरसाई गई, लोग नहीं भूले अजीत सिंह का जाना,
लोग नहीं भूले कि किसानों के साथ क्या मेरा हुआ। भी एक सवाल है। तो शहरी इलाकों पे इतना फर्क नहीं है, पर ग्रामीण इलाके कहीं ना कहीं एडवांटेज है। योगेश साहब, हस्तिनापुर को लेकर आपके मन में एक सवाल चल रहा है, आप जी। जरूर पूछिए। जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ और ये जिज्ञासा इसीलिए है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुखिया गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दिनेश खटीक को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि वो चाहते हैं कि वो इस बार जो है उन्हें टिकट ना दिया जाए हस्तिनापुर सीट से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। क्या ये नाराज़गी उनके लिए कोई समस्या पैदा कर सकती है? दूसरी चीज़ ये कि बीजेपी का एक और बड़ा चेहरा हस्तिनापुर सीट में गोपाल काली एक बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने सीट छोड़कर जो है एसपी का दामन थाम लिया। ये दो फैक्टर क्या उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि अभी दिनेश खटीक एक बड़ा चेहरा है वहां पर माने जाते हैं, लेकिन क्या ये दो चेहरे उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल। ये सवाल ये है कि हस्तिनापुर में दिनेश खटीक एक बड़ा चेहरा हैं। अभी कुछ दिनों जो हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया गुर्जर, उनका भी बयान बीच में आया था। एक नाराज़गी उनकी इसलिए भी थी, शायद वो आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये जो चल रहा है वहाँ पर, जिस तरह से जो नाराज़गी है, किसान आंदोलन हुआ और गोपाल काली एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं हस्तिनापुर में, वो क्या फैक्टर पैदा करने वाले हैं सीट पर? देखिए, भाजपा को मुखिया गुर्जर का जाना भाजपा के लिए नुकसान है। गोपाल काली को इन्होंने 2017 के चुनाव में बना लिया था, इस बार नहीं बना पाए, नुकसान होगा। गोपाल काली पूर्व विधायक हैं और गोपाल काली की छवि जो है लोगों में है, लोगों ने पसंद करते हैं, लोगों से जुड़े हैं। विधायक ना रहते हुए भी लोगों से आपसी संबंध, उनके व्यक्तिगत संबंध एक अच्छे हैं। लोगों के पास आना जाना, समस्याएं को लेकर उनके साथ खड़ा होना, तो कहीं ना कहीं काली को ना बना पाना, भाजपा नहीं बना पाई और वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, दिनेश खटीक का विरोध कर रहे हैं। दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया, विधायक तो थे ही, वो सिटिंग विधायक हैं अभी भी। तो दिनेश खटीक के खिलाफ लोगों में रोष है, क्योंकि आपको शायद जानकारी में दे दूं, एक वकील की हत्या का मामला था जिसके खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन करा। वकील ये चाहते थे कि भाजपा को इन पे एक्शन लेते हुए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, जो कि भाजपा ने नहीं करा। कहीं ना कहीं वकील नाराज़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं उस क्षेत्र के, हसनापुर क्षेत्र के, जिनका आरोप ये है कि दिनेश खटीक ने अपने परिजनों को हमारी ज़मीनों पे कब्जा कराया। तो दिनेश खटीक की इमेज एक नेगेटिव इमेज है लोगों के मन में, वहाँ के लोगों के मन में, वकीलों के मन में, और जितने भी लोग उनसे जुड़े थे। तो अब जो 17 में जुड़े हुए उनसे लोग थे, कहीं ना कहीं वो भी डिवाइड हो गए। अच्छा, दूसरा मुखिया गुर्जर का बयान आता है। मुखिया गुर्जर समाजवादी में चले गए नाराज़गी दिखाते हुए। मुखिया गुर्जर, मैं बताता हूँ, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और देश के बड़े नेताओं में मुखिया गुर्जर की गिनती होती है। अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और मतलब राष्ट्रीय नेता कह सकता हूँ मैं उन्हें, क्योंकि राजस्थान में भी जाते हैं, उत्तराखंड भी आते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं और यूपी में तो हैं ही, सक्रिय राजनीति करते हैं। अब तो वो वहाँ से हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी। तो उनका जाना और गोपाल काली को ना बनाना, दूसरा योगेश शर्मा का सामने खड़ा होना, तो भाजपा के लिए राह मुश्किल है हस्तिनापुर की इस बार। यहाँ अगर एक फाइनल रिजल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट योगेश शर्मा को जाता है। एक सीट और है सरधाना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। संगीत सोम, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो नाम जिसको धुर हिंदुत्ववादी माना जाता है, इस बार उनकी राह कैसी आपको दिखाई दे रही है? संगीत सोम फायर ब्रिगेड नेता है यूपी के, उन्हें फायर ब्रिगेड नेता जाना जाता है। और 2014 के दंगे, जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसके बाद संगीत सोम को पहले पश्चिमी यूपी या मेरठ के इलाकों में जानते थे लोग, उसके बाद देश में लोगों ने उन्हें जाना संगीत सोम का। उन पे फिल्में भी बनी, आपको मैं जानकारी दूं, कई फिल्में भी उन पे बनी। और फायर ब्रिगेड नेता हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, और जो उनके भाषण होते हैं वो भाषण मतलब आप सुन के एक वो समा पैदा कर देते हैं, समा बना लेते हैं वो। और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी आरएलडी के, अतुल प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल प्रधान छात्र नेता थे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े, और अभी तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार हार चुके।
पर जो पिछला चुनाव था उन्होंने संगीत सोम के सामने एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। मेरे ख्याल से लगभग 60 या 65 हज़ार वोटों से वो हारे थे, लगभग इतनी वोटों से हारे थे। और चुनाव उन्होंने बड़ा मजबूत लड़ा था, क्योंकि संगीत सोम एक बड़ा नेता है, बड़े नेता हैं संगीत सोम, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक प्लस पॉइंट अब ये जाता है, क्योंकि पिछला चुनाव था आरएलडी चुनाव अलग लड़ रही थी, तो इस समय गठबंधन है और आरएलडी का जो वोट था और समाजवादी का जो वोट था वो डिवाइड था कहीं ना कहीं, अब वो एक है। दूसरा फैक्टर वही किसान फैक्टर, किसान वहाँ पे बहुत हैं, मुस्लिम भी हैं, गुर्जर समाज के लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो मार्जिन 60-65 हज़ार वोटों का था तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट देखी जाएगी सरदना में भी। एक प्लस पॉइंट संगीत सोम के साथ है, क्योंकि भाजपा की का बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, सरकार भी है, सिटिंग विधायक भी हैं, बट फाइट है, बड़ी मजबूत फाइट है। हाँ, और अगर फाइट देखा जाए तो भाजपा समाजवादी आरएलडी मतलब गठबंधन और भाजपा में फाइट है। आखिरी सीट है सिवाल खास, उस पर ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं 2 सवाल मेरे ओवरऑल आपसे रहेंगे। सिवाल खास सीट की आप बात करेंगे, किसकी झोली में जा रही है, क्या समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? सिवाल खास सीट में सिटिंग विधायक थे जितेंद्र सतवई, जिनकी छवि ठीक ठाक थी। किस वजह से टिकट काटा, भाजपा ने काटा, उनकी जगह उन्होंने मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, समाजवादी के थे। कुछ सालों पहले वो भाजपा में गए, मेरे ख्याल से किसी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी हैं वो वर्तमान में, और उनको टिकट दिया है। बट मुझे जो लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, सिवाल खास में इतना नहीं गया, पर वहाँ कहीं ना कहीं गुलाम मोहम्मद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, गठबंधन के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, पहले पूर्व में भी विधायक रहे। गुलाम मोहम्मद की छवि ठीक ठाक मानी जाती है और उनकी अपनी पैठ है, और कहीं ना कहीं वही फैक्टर, ग्रामीण क्षेत्र है सिवाल खास, और कहीं ना कहीं के हैं, लेकिन चुनाव रालोद से लड़ रहे हैं, रालोद की चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पे ऐसा हुआ है आपस में मैनिपुलेशन जो हुआ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच, कि कैंडिडेट समाजवादी का है पर सिंबल रालोद का है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ग्रामीण वाला जाएगा। और आरएलडी का गढ़ है सिवाल खास, तो एक प्लस, और पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक थे गुलाम मोहम्मद, तो एक प्लस पॉइंट है, गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है गठबंधन के लिए, क्योंकि उनका मनिंदर पाल सिंह का विरोध है क्षेत्र में, लोग पैराशूट कैंडिडेट भी कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा में है, क्योंकि जितेंद्र सतवई ने जो थोड़ा बहुत लोगों से मेरी जैसे बात हुई वहाँ, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो उन्होंने बताया जितेंद्र सतवई ठीक विधायक थे, कभी मतलब किसी को क्षेत्र में ऐसी परेशानी नहीं हुई। या आपने देखा होगा कभी खबरों में भी, नेगेटिव खबरों में भी जितेंद्र सतवई का नाम नहीं था, तो उनका टिकट काटना शायद भाजपा को भारी पड़ जाएगा। किठौर सीट एक जो आखिर है जिस पर हमें चर्चा करनी है, किठौर में क्या हो रहा है इस बार? शाहिद मंजूर गठबंधन के कैंडिडेट हैं, कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व विधायक रहे, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोग उनके घर जाना, उनके घर के बाहर जब आप देखें तो चाहे वो विधायक थे या मंत्री थे नहीं थे, उनके घर के बाहर एक हुजूम रहता है लोगों का, और लोगों से मिलना जुलना, लोगों का आना जाना उनके यहाँ लगातार रहता है, और लोगों से जुड़े हैं, ज़मीनी नेता हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं किठौर क्षेत्र में। हवा थी 17 में भाजपा की, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक प्लस पॉइंट मिला, तो किठौर भी कहीं ना कहीं गठबंधन के खाते में जा सकती है। फाइट है, बट इसमें अगर प्लस पॉइंट आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत कहना है शाहिद मंजूर एक प्लस पॉइंट लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीट गठबंधन की निकाल देंगे। मेरे 3 सवाल आपसे हैं, रैपिड सवाल हैं, बहुत संक्षेप में आपने जवाब देना है। मेरठ में 7 सीटों में से किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आप, बीजेपी और सपा गठबंधन? देखिए, नेक टू नेक फाइट की बात करें तो 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का और गठबंधन का कड़ा मुकाबला है, वो कहीं भी जा सकती हैं। पर जो मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 2017 में लगभग 6 सीटें भाजपा की थी, एक समाजवादी की थी, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है 4 सीटें गठबंधन और 3 सीटें भाजपा। बीजेपी मेरठ में पीछे रह रही।
पीछे चली जाएगी जो मुझे लगता है। बाकी फाइट है 2 से 3 सीटों पर मुझे लगता है देखो गठबंधन को फ़ायदा मिल रहा है। पहले समाजवादी 1 सीट पे थी, अब साथ में गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 सीट मुझे लगता है कि गठबंधन के खाते में जाएंगी और 2 से 3 सीट भाजपा के खाते में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन आगे रहने वाला है, बसपा, गठबंधन, बीजेपी? देखो बसपा रेस में नहीं है, सपा गठबंधन का सीधा मुकाबला भाजपा से है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है जो पिछले 2 साल में चीज़ें हुई, चाहे वो कोरोना भी था, कोरोना भी एक अहम फैक्टर था क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं पश्चिमी यूपी के यूपी में भी बहुत अच्छी नहीं है, लड़खड़ा गई थी। ऑक्सीजन आपने वीडियोस देखी, आपने क्या सभी ने देखी होंगी, सभी ने देखा। तो जैसे उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, तो यहाँ भी चीज़ें चरमराई, पर उसे कहीं ना कहीं उसे लोगों ने जैसे भी मॉडिफाइड करा, मतलब वो सुधर गई, धीरे धीरे सुधरी, वो सुधर गई। पर यूपी एक बड़ा इलाका है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अस्पताल नहीं है, आज भी डॉक्टरों की कमी है। अभी एक आरटीआई लगाई गई थी, तो पिछले 5 सालों में एक भी डॉक्टर की भर्ती पूरे यूपी में नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं कोरोना, किसान, 1 साल का आंदोलन, 700 किसानों की जाना, ठीक है, और कहीं ना कहीं गठबंधन को एक प्लस पॉइंट है पश्चिमी यूपी में। उत्तर प्रदेश पे किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? आखिरी सवाल। देखिए, अगर योगेश वर्मा हसनापुर से जीत जाएंगे तो जो मिथन है, या तो अभी तक तो टूटा नहीं, तो कहीं ना कहीं देखो भाजपा को नुकसान तो है। पिछले चुनावों और इन चुनावों की बात करें तो भाजपा को एक बड़ा नुकसान है। और अभी सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार, पर गठबंधन मजबूत है। और मुझे लगता है जो डिसाइडर होंगे 10 मार्च को, वो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी को गठबंधन के रूप में एक अच्छी सीटें मिली हैं। और मुझे लगता है किंग मेकर ऑफ यूपी जयंत चौधरी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और उसके मुखिया जयंत चौधरी किंग मेकर होंगे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले यूपी के चुनावों में। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। तो ये थे जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर। लंबी विस्तृत हमने चर्चा की है, मेरठ की 7 सीटों पर की, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने की हमने कोशिश की है। शानदार तरीके से उनके जवाब हमारे सामने आए। जाहिर तौर पर दर्शकों ने भी इन सवालों को सुना होगा। और योगेश, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि चूँकि 10 तारीख को चुनाव होना है और इससे बेहतर विश्लेषण नहीं हो सकता था मेरठ ज़िले का, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ माना जाता है, केंद्र माना जाता है। किसान वहाँ हैं, जाट वहाँ हैं, गुज्जर वहाँ हैं, मुस्लिम वहाँ हैं। तुष्टिकरण की जिस राजनीति की बात होती है वो जगह मेरठ है। मेरठ क्रांति की जगह है, एक बहुत ऐतिहासिक इतिहास उसका रहा है, प्राचीन इतिहास रहा है। तो इस बार नितिन जी का मानना ये है सीधे तौर पर कि किसानों का मुद्दा भी था, कोरोना भी था, और उसके बाद जो परिस्थितियाँ आप बनती दिखाई दे रही हैं, सपा और गठबंधन इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है। और सरकार, उन्होंने एक बहुत शानदार जवाब दिया जो साफगोई से बसते दिखाई दे नितिन जी। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर जीत लो, सरकार बना लो। योगेश जी बिल्कुल साफ तौर पर एक चुनावी समीकरण इस वक्त क्या कह रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, खासकर मेरठ की जिन 7 विधानसभा सीटों की हमने बात की है, साफ तौर पर यहां लग रहा है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है सपा गठबंधन ने। जिस तरीके से इस पूरी चर्चा के बाद से यही स्थिति सामने निकल कर आ रही है। लेकिन क्या होगा 10 तारीख के मतदान के बाद, जब पेटियां खुलेंगी, जब ये आंकड़ा देखा जाएगा कि आखिरकार मेरठ की इन 7 विधानसभा सीटों पर आखिरकार कौन से फैक्टर ने काम किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस पूरी बातचीत के लिए नितिन गुप्ता जी आपका और हेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरठ में क्या होने जा रहा है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कहते हैं ना कि पार्टी की नीतियां और जो इस वक्त जो है पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, ये जनता के दिलो दिमाग पर क्या असर करते हैं और
किसके नाम पर जनता जो है 10 तारीख को जाकर मोहर लगाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की चर्चा आपके सामने तुरंत आ सके। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jaybharattv.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।